नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 27 अक्टूबर तक बढ़ी है संजय सिंह की न्यायिक हिरासत। 27 अक्टूबर तक संजय सिंह को भेजा गया है एक बार फिर से जेल। ईडी ने नहीं की है संजय सिंह के रिमांड की मांग और ऐसे में 27 अक्टूबर तक संजय सिंह की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। बता दें कि इससे पहले संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 5 दिन के लिए दी गई थी और उसके बाद से 10 तारीख को सुनवाई हुई थी। फिर 3 दिन के लिए और ईडी को न्यायिक हिरासत मिल गई थी। अब देखिए 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई और 27 अक्टूबर तक संजय सिंह को भेजा गया है एक बार फिर से जेल। हालांकि संजय सिंह ने राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है दिल्ली हाई कोर्ट में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सीजे हमारे संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, ये खबर निकल के सामने आ रही है कि 27 अक्टूबर तक संजय सिंह को जेल भेजा गया है, जिसकी चुनौती उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दी है। क्या अपडेट? ईडी ने गिरफ्तार किया था, इसमें संजय सिंह की मुश्किलें फिलहाल अभी थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज उनकी जो ईडी द्वारा जो कोर्ट में पेशी थी, क्योंकि आज उनकी कस्टडी खत्म हो रही थी। क्योंकि बताना चाहूंगा, बीते 4 अक्टूबर को सांसद संजय सिंह को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 5 अक्टूबर को ईडी ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जो कोर्ट है MM नागपाल की कोर्ट है, जिसमें उन्हें 10 तारीख तक की जो ईडी की कस्टडी दी थी, जिसके बाद दोबारा जब 10 तारीख को ईडी जो कोर्ट में लेके आई तो उन्हें 13 तारीख तक, आज तक के लिए एक बार उनकी डिमांड फिर से बढ़ गई थी। आज जब रिमांड पूरी हो रही थी, उसके बाद ईडी ने आज कोई भी उनकी कस्टडी मांगी ही नहीं, जिसके बाद संजय सिंह को न्यायिक हिरासत के लिए भेजा है 27 अक्टूबर तक। अब जो संजय सिंह है वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो संजय सिंह की मुश्किलें हैं फिलहाल थमने वाली नहीं है। और आने वाले समय में अब जो लगातार जो चुनौती देने के जो संजय सिंह ने अपील की है, फिलहाल अब 27 तारीख के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से कि संजय सिंह को क्या उसमें राहत मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी जो अगर खबर की बात करें तो यही है कि सांसद संजय सिंह की जो न्यायिक हिरासत है वो 27 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। जिस बेटी ईडी ने संजय सिंह के न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की, इसका मतलब साफ है कि आप पूछताछ पूरी हो चुकी है या बाकी है? और देखिए, बिल्कुल सूची बताना चाहूंगा, इस वक्त पूछताछ की सिलसिले की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि जब बीते 10 अक्टूबर को सांसद को जब कोर्ट में पेश किया गया था, तो उस समय सर्वेश मिश्रा की बात जब दोबारा सामने आई थी, ये बात भी आई थी कि सर्वेश मिश्रा को दोबारा समन भेजा गया था, जिसके बाद अगले दिन 11 अक्टूबर को सर्वेश मिश्रा खुद दोबारा से ईडी दफ्तर पहुंचे थे। हालांकि इस तरीके से लगातार पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी था। इस बार ईडी ने कोई कस्टडी की मांग नहीं की। ऐसे में देखना ये होगा कि ईडी अब आगे क्या कार्रवाई करते, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2 बार कस्टडी की मांग की गई थी, पहले बार जब 5 दिन की कस्टडी मिली, दूसरी बार 3 दिन की, यानी इन 8 दिनों में ईडी ने लगातार क्या पूछताछ की। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई खुलासा सामने नहीं आया, लेकिन लगातार जिस तरीके से पूरे का पूरा जो कथित तौर पर जो शराब घोटाले का जो मामला है, जिसमें सांसद संजय सिंह को भी कहीं ना कहीं शामिल कर लिया गया है, जिसमें जो शराब घोटाले को लेकर के चाहे वो खुदरा व्यापारी हो, थोक व्यापारी हो या फिर निर्माता हो, इनको कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों में चाहे लाइसेंसिंग की प्रक्रिया हो, इसमें पूरा बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, जिसमें ये लगातार जांच चल रही है। जी स्वीटी, कोर्ट में दलीलें क्या दी गई है यहाँ पे संजय सिंह की तरफ से? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज ईडी की जब पेशी हुई थी तो ईडी ने विशेष तौर पर ये बातें कही है कि इस पूरे जो पूरी प्रक्रिया में लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसमें लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को अप्रूवल देने के लिए पूरा का पूरा घोटाला किया गया। उसमें एक मोटी रकम रिश्वत के तौर पर वसूली गई है, जिससे जो शराब निर्माता है या फिर कहे थोक विक्रेता है, इन लोगों को एक बहुत बड़ा जो फायदा मिला है। और जो रिश्वत के तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनको काफी बड़ी रकम मिली है और उनको काफी बड़ा फायदा हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार जो ईडी है वो जांच भी कर रही है और अब 27 अक्टूबर तक फिलहाल अब संजय सिंह न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अच्छा जीत, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ईडी ने जो पूछताछ की है संजय सिंह से, उसमें ईडी ने कहा है कि संतोषजनक जवाब संजय सिंह की तरफ से नहीं मिले, जिसके बाद से न्यायिक हिरासत जो है वो और बढ़ा दी गई है। ऐसे कौन कौन से सवाल थे जिसपे ईडी को अभी भी डाउट है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है, बताना चाहूंगा, बीते 10 अक्टूबर को जब ईडी संजय सिंह को कोर्ट में पेश
कर रहे थे, तो उस दौरान भी दलीलों के समय में ये बातें रखी गई थी कि सांसद संजय सिंह जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इसके अलावा जो बात आ रही थी, चाहे वो सर्वेश मिश्रा की हो, ये तमाम जो उनके जो करीबी हैं, यही बात उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कि लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे। और इसी आधार पर पिछले दिनों जो ईडी की कस्टडी की जो मांग की थी वो की गई थी। हालांकि इस बार ईडी की कस्टडी की मांग नहीं की गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगातार जो ईडी की तरफ से यही पेश किया जा रहा है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, और इसी हवाले को देते हुए लगातार ईडी अपनी जो मांग है वो रख रही है। और फिलहाल अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है सांसद संजय सिंह को। जी सुजीत। संजय सिंह ने न्यायिक हिरासत से बचने के लिए अपनी कुछ रिपोर्ट्स भी, मेडिकल रिपोर्ट्स भी कोर्ट के समक्ष रखी थी। कौन कौन से मेडिकल रिपोर्ट्स थे, कितनी सच्चाई है इसमें अजीत? बिल्कुल बताना चाहूंगा शूटिंग, इसमें बहुत सच्चाई सामने ये आई है कि ईडी ने भी विशेष तौर पर मांग की है कि जो संजय सिंह की जो दवाएं जो चल रही है, जो मेडिकल के आधार पर जो भी दवाइयां चल रही है, उसके लिए विशेष मांग थी कि जो बाहर से दवाई आए, जो आदमी है वो आए, ताकि कम से कम जो उनका जो मेडिकल का हवाला है वो कम से कम उनको राहत मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कस्टडी से राहत नहीं मिली है, इसलिए न्यायिक हिरासत में जाना ही पड़ा। लेकिन इस वक्त उसमें जब आज जिले चल रही थी तो दवाइयों की बात जो है वो विशेष तौर पर ईडी की तरफ से रखी रही थी कि हाँ, उन्हें बाहर से दवाई की इजाजत दी जाए। जी स्वीटी। क्या अब आगे ईडी ने संजय सिंह की रिमांड नहीं मांगी तो माना जाए कि ईडी की पूछताछ पूरी हो चुकी है क्या इस पर अजीत? देखिए स्वीटी, सबसे बड़ी चीज है कि ईडी की जो पूछताछ है वो फिलहाल कहा जा सकता है कि अभी जरूर फिलहाल शांत मामला रुका है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे में जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से रोज इस मामले में नए नए नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो सर्वेश मिश्रा हो, चाहे वो विवेक त्यागी हो, या फिर दिनेश अरोड़ा हो, ऐसे जो नाम लगातार जो सामने आते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जो पूछताछ का सिलसिला फिलहाल जरूर अभी थमा है, लेकिन आने वाले समय में पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से आगे जारी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा 27 अक्टूबर को रिमांड आगे बढ़ती है या न्यायिक हिरासत से उनको छुटकारा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर सहित 6 जगह पर ईडी की रेड हुई है। दिनेश कोडनिया और उनके रिश्तेदारों पर ईडी ने पूछताछ की। दरअसल ईडी ने बीते दिन पेपर लीक मामले में भूपेंद्र सारन को गिरफ्तार किया था। ईडी की पूछताछ में भूपेंद्र सारन ने दिनेश कोडनिया का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी ने दिनेश कोडनिया पर शिकंजा कसा और ये रेड सुबह से ही जारी है। तो पेपर लीक मामले में ईडी की रेड जारी है। राजस्थान में 6 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड हुई है। दिनेश कोडनिया के कई ऐसे रिश्तेदार हैं, कई ऐसे करीबी हैं जिनके घर पर रेड मारी गई है। बता दें पेपर लीक मामला है जिसको लेकर इससे पहले भूपेंद्र की गिरफ्तारी हुई थी, भूपेंद्र सारन की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से उनसे सख्ती से पूछताछ की गई और उन्होंने दिनेश का नाम लिया था। और इसके बाद से दिनेश कोडनिया के कई ऐसे रिश्तेदार हैं, दिनेश कोडनिया के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि जब भूपेंद्र के यहाँ छापेमारी हुई थी कई सबूत मिले थे। अब देखना होगा दिनेश के यहाँ क्या कोई सबूत ईडी को मिलते हैं या नहीं। रमाकांत गोस्वामी राजस्थान से सिरे जुड़ चुके हैं। रमाकांत, पहले ये बताइए कि क्या अभी भी रेड जारी है, अगर जारी है तो क्या सबूत मिले हैं? बिल्कुल, पेपर लीक मामले पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और ऑफिस पर छापेमारी अभी भी कर रही है। शुक्रवार सुबह टीम जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर करीब 9 जगहों पर पहुंची। ये सभी घर ऑफिस दिनेश कोडनिया और स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के थे। स्पर्धा चौधरी वाले के मैं बताना चाहूंगा कि स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र है। वहीं अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता का करीबी है। इधर जयपुर में भाजपा के जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर कोयलाल मीणा, उन्होंने भी गणपति प्लाजा टावर में जाकर दिनेश कोडनिया के करोड़ों का काला धन छिपे होने का दावा किया है। वहीं ये छापेमारी अभी भी चल रही है जिसमें सबूत जुटाए जा रहे हैं। मीडिया से अभी भी ईडी के कोई आलाधिकारी मुखातिब नहीं हुए जिससे पता चल सके कि अभी तक क्या कार्रवाई और क्या सबूत मिले हैं। क्या लगता है छापेमारी के बाद दिनेश कोडनिया की गिरफ्तारी मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरह से राज्यसभा सांसद डॉक्टर कोयलाल मीणा ने गणपति प्लाजा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्राइवेट लॉकर्स को लेकर सांसद ने बताया कि वहाँ काफी प्राइवेट लॉकर्स हैं। ये प्राइवेट जगह गणपति प्लाजा एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, तो वहां पर जो लॉकर्स है उसके अंदर कम से कम 500 करोड़ और कम से कम 50 किलो सोना होने का दावा प्रस्तुत किया है। हालांकि उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद भी
अभी तक लॉकर्स खोले नहीं गए, पुलिस ने उसको सीज कर दिया गया है। अब देखने की बात ये होगी क्या एसीबी, एसओजी या ईडी इन लॉकर्स को खुलवाकर चेक करती है कि इनमें कितना पैसा है या कितने काले धन है। जी। जब भूपेंद्र सारण के घर छापेमारी हुई थी ईडी द्वारा, तब देखा था उनके घर से कई ऐसे कागजात बरामद हुए थे। क्या कोई जानकारी आपके सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि अभी दिनेश के घर के अंदर से कोई कागजात या कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है? बिल्कुल, ईडी के जो सूत्रों के अनुसार पेपर लीक में जो शामिल आरपीसी सदस्य हैं बाबूलाल कटारा और मास्टरमाइंड जो है भूपेंद्र सारण, ईडी ने पिछले दिनों इनको रिमांड पे लिया था, जहाँ पर बाबूलाल से पूछताछ में कुछ अन्य लोगों की जानकारी थी और वो ईडी को दी। पूछताछ की और भूपेंद्र सारण से भी क्रॉस पूछताछ की। उसके बाद ही इन लोगों के नाम सामने आए और उसके बाद ही राजस्थान में 9 जगहों पर अभी छापेमारी चल रही है, जिसमें कई वरिष्ठ अन्य कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल होने की आशंका है। कहीं ना कहीं वो जो सिविल लाइन से उनके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। कब तक ये छापेमारी जारी रहेगी रमाकांत? ये कहना बड़ा मुश्किल हुआ कि कब तक छापेमारी जारी रहेगी, लेकिन लगातार अभी छापेमारी जारी है। हम हमारे दर्शकों को लगातार इस छापेमारी के अपडेट की जानकारी देते रहेंगे। हाँ, अभी बताइए कि अगर गिरफ्तारी दिनेश की हो गई तो क्या आमने सामने बैठा के भूपेंद्र और दिनेश से पूछताछ करवा सकती है ईडी? कन्फ्रंट हो सकता है क्या दोनों का? बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिनेश खुरानिया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन तीनों लोगों की गिरफ्तारी लगभग तय है, क्योंकि ईडी को लगभग कुछ न कुछ सबूत मिले हैं। उसी के आधार पर ही ये पूरी कार्रवाई जारी है। और जिस तरह का दावा डॉक्टर कोयलाल मीणा राज्यसभा सांसद ने किया है कि गणपति प्लाजा में 500 करोड़ रुपए होने का पूरा उन्होंने ठोस दावा किया है और मौके पर प्रेस को भी लेके गए, साथ में उन्होंने प्रेस को भी बोला कि आप इन लॉकर्स को खुलवाएं पुलिस के माध्यम से या एसीबी, एसओजी के माध्यम से, लेकिन वो खुलवाए नहीं गए, सील कर दिए गए। अब कहीं ना कहीं ईडी इस मामले पर भी तहकीकात तक करेगी और उनको खुलवाएगी, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और आमने सामने जब कहीं ना कहीं ये गिरफ्तार होंगे तो आमने सामने होकर इनके जो बातचीत होगी, जो पूछताछ की जाएगी, वो आमने सामने होकर पूछताछ की और कहीं ना कहीं राजस्थान के बड़े तमाम कांग्रेसी नेताओं का भी नाम आने की आशंका है। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि रेड चल रही है और ये जिन के घर रेड चल रही है वो ना सिर्फ यहाँ पे सीएम के करीबी बताए जा रहे हैं बल्कि दिनेश खोडिया के करीबी बताए जा रहे हैं रमाकांत। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिनेश खोडिया एक बड़ा नाम है और कांग्रेसी नेता है जो सीएम साहब के बिल्कुल नजदीकी में से आता है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेसियों ने भी इस पर एक बयान दिया कि जिस तरह की जो ईडी की छापेमारी चल रही है, तो प्रदेश में चुनाव होने के कारण कहीं ना कहीं जो सत्ता, केंद्रीय सत्ता में जो बैठी पार्टी है, वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है और हमें परेशान करने का कार्य कर रही है। ये तो रही दिनेश की बात, लेकिन अगर भूपेंद्र पे एक नजर डाले तो हमने देखा था इससे पहले जब 2011 में भी परीक्षा होने जा रही तो उस समय भी धांधली की खबर निकल के सामने आई, तो उनका भी नाम इंक्लूड था उसमें। जी बिल्कुल, भूपेंद्र सारण और सुरेश घाटा नकल माफिया गिरोह के मास्टरमाइंड है। लगातार राजस्थान में नकल जितने भी पेपर आउट हुए हैं, लगभग उन सभी मामलों में इनका नाम शामिल है और पहले भी इन पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है। यानी कि पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, ये पहली बार कार्रवाई नहीं है, लगातार पहले भी वो आरोपी रह चुके हैं और उसमें कई तमाम पिछले दिनों में सीकर में भी एक कोचिंग सेंटर है, कलाम कोचिंग सेंटर, इसके अलावा क्या कहते हैं और भी कई कोचिंग सेंटर है जिन पर ईडी ने छापा मारा था। तो लगातार ईडी को बड़ी आशंका है इन सब पूरे मामले पर। और चुनाव के चलते जिस तरह कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि चुनाव के चलते ईडी लोगों को परेशान कर रही है और कांग्रेसी नेताओं को परेशान कर रही है, यह भी एक आरोप ईडी पर लगता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप रमाकांत, पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए ईडी का एक्शन जारी है और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर लगातार छापेमारी हो रही है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग अब दिलचस्प हो चली है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच शुरू हुई जुबानी जंग ने अब पूरी तरीके से चुनावी रंग ले लिया है। बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना नाम सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख लिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कह दिया था। वहीं ब्रजेश पाठक का कहना है कि जनता का नौकर होना उनके लिए गर्व की बात है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूं। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और
मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे, क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है, सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या, जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चाहिए कैसी अस्पताल में अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। रायबरेली में खनन माफियाओं पर तहसीलदार ध्रुव कुमार यादव ने कार्रवाई की है। कार्रवाई में एक जेसीबी, 3 ट्रैक्टर ट्रोलियां समेत कई गाड़ियां बरामद हुई है। जलमऊ तहसील क्षेत्र के पखरौली स्थित सूरजपुर में काम चल रहा था। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर छोटी बड़ी संभावनाओं के प्रति पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। इसी क्रम में जनपद के लोहिया कला भवन में मछुआ समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद और मछुआ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जयप्रकाश निषाद मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए मछुआरे समाज के लोगों को संबोधित किया। सलोन कस्बे में 4 दुकानों पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के नकली उत्पाद बेचे जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान कंपनी की टीम ने पुलिस की मदद से लाखों रुपए का नकली माल बरामद किया है। साथ ही हिंदुस्तान लीवर कंपनी के अधिकृत मैनेजर अंसार खान ने मीडिया को बताया कि उन्हें सलोन बाजार में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के नकली उत्पाद बेचे जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। साथ ही पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का नकली माल बरामद किया। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए शुरू किया गया पुलिस का ऑपरेशन कन्वेंशन का कन्नौज में असर दिखने लगा है। बता दें कि कन्नौज में 3 माह में पुलिस 81 अपराधियों को सजा दिलवा चुकी है। इस दौरान एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत लंबित प्रकरणों में मजबूती पैरवी कर लगातार अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। और जौनपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने लकड़ी व्यापारी को गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें, ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़ लिया, वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला मटियाहू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और बता दें कि अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पे विजय स्तंभ के पास कपड़ा मार्केट में सुबह सुबह अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। तो वहीं मौके पर जागरूक लोगों ने दमकल विभाग को आग के हवाले कर दिया। दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद प्रशासनिक अमला और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिर भी 10 से 12 दुकान जलकर खाक हो गई।
चित्तौड़गढ़ में जिला राजकीय श्री सांवलिया जी चिकित्सालय के हाल बेहाल दिख रहे हैं। बता दें कि छोटे कार्मिकों पर भेदभावपूर्ण तरीके से निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है, जिस वजह से निकालने के नोटिस दिए जा रहे हैं और जिम्मेदार नर्सिंग अधीक्षक खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो वहीं महिला चिकित्सालय नर्सिंग अधीक्षक संध्या सोलंकी ऑन ड्यूटी के नियमों को ताक पर रखकर वार्ड में परिवारजनों की सेवा कर रही हैं। साथ ही चिकित्सालय नर्सिंग अधीक्षक दिनेश गर्ग ने नियमों को ताक पे रखकर बोलते हुए दिख रहे हैं कि कौन करेगा मुझ पर कार्रवाई, नहीं कर सकता कोई भी। तो छोटे कार्मिकों पर भेदभाव किया जा रहा है, वहीं दूसरे बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके बाद से उनके अंदर कोई भी डर नजर नहीं आ रहा है। तो बता दें कि छोटे कार्मिक जो है लगातार लगे हुए हैं ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी है वो समय पे भी नहीं पहुंच रहा और ऊपर से यहाँ पे उनकी तरफ से विवादित बयान भी दिया जा रहा है, जिसके बाद से यहाँ पे नियमों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से बता दें राजकीय श्री सांवलिया जी चिकित्सालय का हाल बेहाल नजर आ रहा है और ऐसे में यहाँ पे बड़े कार्मिक नहीं पहुंच रहे हैं वक्त रहते हुए और ना अपना काम सही तरीके से वो कर रहे हैं। ऑन ड्यूटी के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, जिसके बाद से सवालों के घेरे में चिकित्सालय आता हुआ नजर आ रहा है। छोटे कार्मिक जो है वो दिन रात ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन बड़े अधिकारियों के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है और भेदभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो राजकीय श्री सांवलिया जी चिकित्सालय के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं चित्तौड़गढ़ में। बता दें कि ये चिकित्सालय है जहां पे छोटे कार्मिक पर भेदभाव की जा रही है। तो ऑन ड्यूटी के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में चिकित्सालय स्थित है जहां पे यहाँ पे नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।